हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। हमने एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसका हम एक लेक्चर कर चुके हैं। ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई एज ए ट्रेडर, वो आए थे इंडिया में। ठीक है, उसके बाद वो रूलर बन गए इंडिया के। ठीक है, तो वो कहानी हमने पूरी देखी थी एक ही लेक्चर में कि वो कैसे उन्होंने ये ट्रेडर से रूलर बने, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे और उन चैलेंजेस को उन्होंने कैसे ओवरकम किया। ठीक है, अब उस कहानी को थोड़ा सा डिटेल में स्टार्ट करते हैं कि कैसे वो सब हुआ था और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो स्टोरी कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें उसमें ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ पहले एक छोटा सा सिस्टम समझेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे वर्क करती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर 24 डायरेक्टर थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिनको बोलते थे। उन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर किंग, क्वीन या ब्रिटिश की पार्लियामेंट होती थी अलग अलग टाइम पे। ठीक है, तो धीरे धीरे इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने एक ऐसा सिस्टम बना लिया इंडिया के अंदर कि इंडिया को वो 3 पावर सेंटर से रन करने लगे। पहला पावर सेंटर होता था बंगाल, एक पावर सेंटर होता था मद्रास, थर्ड पावर सेंटर होता था बॉम्बे। ये 3 पावर सेंटर बना लिए। इन पावर सेंटर से वो इंडिया को रन करने लगे। फिर इन पावर सेंटर को रन करने के लिए यहाँ पे इनको एक एक पर्सन की रिक्वायरमेंट पड़ी, जो पर्सन डायरेक्टली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता था। तो इन्होंने यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट की जिसको इन्होंने बोला गवर्नर। गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। तो इनकी 3 गवर्नर्स की पोस्ट इन्होंने क्रिएट की और ये 3 पावर सेंटर इंडिया में क्रिएट किए और इंडिया को ये रन करने लगे। देन उसके बाद जैसे जैसे टाइम धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा तो इन्होंने सोचा कि 3 पावर सेंटर बनाने की बजाय हम एक ही पावर सेंटर बनाते हैं। तो वो पावर सेंटर के रूप में इन्होंने चूज किया बंगाल को। तो इन्हें क्या किया कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास डायरेक्टली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट ना करके वो गवर्नर ऑफ बंगाल को रिपोर्ट करेंगे और गवर्नर ऑफ बंगाल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से सीधी बातचीत करेगा। अब इस सिस्टम के लिए इन लोगों को इस नेम को चेंज करना पड़ा। अब क्योंकि सारे ही गवर्नर थे तो इसको सुपीरियरिटी दिखाने के लिए इन्होंने एक नया नाम दे दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर से बनाइए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर धीरे धीरे सिस्टम को सेंट्रलाइज करते गए। सेंट्रलाइज मतलब सब कुछ बंगाल में कंसंट्रेट करते गए, मद्रास और बॉम्बे की जगह पे। तो फिर धीरे धीरे पहले इसको गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया 1773 में। देन इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। फिर जो बंगाल का गवर्नर था पहले उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, फिर उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। ये बनाया 1833 में। फिर इसका नाम फिर से चेंज कर दिया और इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया वाइसरॉय। ये नाम चेंज किया 1858 में। तो हमें ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद कौन से ईयर में क्रिएट किया गया था, तो 1773 में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833, वाइसरॉय 1858। तो ये ईयर वाइज हमें याद है। पर्सन भी देखेंगे कि कौन कौन से पर्सन थे जो यहाँ पे इन पोस्ट पे आए। तो धीरे धीरे करके वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम करने लग गए इंडिया में और वो सेंट्रलाइज सिस्टम सारा का सारा बंगाल से रन होने लग गया। सो बंगाल को उन्होंने मेजर पावर हब बना दिया ब्रिटिशर्स ने अपना, कि हम पूरी के पूरे इंडिया को बंगाल से ही रन करेंगे। तो अब हम जो हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, वो इन गवर्नर या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइसरॉय के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे कि इनको किस टाइम पे कौन सा पर्सन गवर्नर जनरल था या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था या वाइसरॉय था। जो भी पर्सन इस पोस्ट पे था उस पर्सन के टाइम पे कौन कौन से मेन इवेंट हुए इंडिया में, वो मेन इवेंट्स हम पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो पहला तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम एक पैलेस था जो बंगाल में बनाया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, वहां पे जो गवर्नर होता था, सबसे पहला गवर्नर जो बनाया गया वो बनाया गया 1757 में और उसका नाम था रोजर ड्रैक। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। मद्रास और बॉम्बे के याद रखने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मेन पावर हब बनाया गया था बंगाल को, तो हम बंगाल को ही पढ़ेंगे। ऐसे तो हम हिस्ट्री को कितना भी पढ़ लें, हिस्ट्री का कोई एंड नहीं है, हम कितना भी डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि हम लोग मिनिमम पढ़ें
और हम मैक्सिमम वहाँ से निकाल पाएँ जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हमें याद रखना है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो बना था वो थे रोजर ड्रैक। देन उसके बाद हमें याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव का नाम जो गवर्नर बना था बंगाल का। ठीक है, इसको इसलिए याद रखना है कि इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी थी 1857 में। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट बैटल है, इसलिए इनका नाम याद रखना है। और इसलिए भी याद रखना है कि ये 2 बार गवर्नर बने बंगाल के। देन उसके बाद लास्ट जो इस पद पे रहा वो हमें याद रखना है, वो थे वारन हास्टिंग, जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे। जब ये गवर्नर ऑफ बंगाल थे 1772 में, तो उससे ही नेक्स्ट ईयर में इस पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया और इस पोस्ट का नाम रख दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो हमें याद रखना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वारन हास्टिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन सेम 1833 तक ऐसा ही चला और 1833 में इस पोस्ट का नाम फिर से चेंज कर दिया गया और इस पोस्ट का नाम रख दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला ऐसा बनने वाले पर्सन थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन 1858 तक यही सिस्टम चला, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए गए, बहुत सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए। तो उसके बाद 1858 में इस पोस्ट का फिर से नाम बदला गया और इस पोस्ट का नाम रखा गया वॉइस रॉय ऑफ इंडिया और ऐसा बनने वाला पहला पर्सन था लॉर्ड कनिंग, अगेन इंपॉर्टेंट। और फिर 1947 में फाइनली दोबारा से इस पोस्ट का नाम बदल दिया गया और इसको रखा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो हो गया लॉर्ड माउंटबेटन। जो इंग्लिश की तरफ से लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये सारे के सारे पोस्ट कब कब क्रिएट किए गए, इनके बारे में और डिटेल हम पढ़ेंगे जब रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आगे धीरे धीरे। और इन पोस्ट पे कौन कौन पर्सन थे उनके नाम आपको याद रखने हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देन 1733 से 1858 तक ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की लिस्ट है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और जो रहे और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो रहे, उन सब की लिस्ट है कि कौन कौन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और कौन कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ठीक है, बेसिकली जो यहां तक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे सारे के सारे, और यहां से आगे जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो क्या हमें ये लिस्ट याद करने की रिक्वायरमेंट है? यस, आंसर इज यस। आपको कोई भी 3 या 4 गवर्नर जनरल्स के नाम दे सकते हैं और आपसे सीक्वेंस में पूछ सकते हैं कि आप इनको सीक्वेंस में लगाओ, लेकिन ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन पूछा जा सकता है कि किन्हीं 4 गवर्नर जनरल के या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम दे देंगे और आपको उनको सीक्वेंस में लगाना है। सिमिलरली 1857 के बाद 1858 से था, बेसिकली 1858 से और 1947 तक यहाँ पे वाइसराय ऑफ इंडिया रहे। ये वो सारे पर्सन है जो वाइसराय ऑफ इंडिया रहे, एक्सेप्ट दिस पर्सन, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से नाम इसका चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था, इस पोस्ट का नाम चेंज करके। ठीक है, तो ये सारे के सारे सीक्वेंस में आपको पढ़ने हैं, एटलीस्ट इन पे नजर दौड़ाओ तो याद रहेगा कि कौन कौन से गवर्नर जनरल थे, कौन वाइसराय था, कौन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। अब हम एक एक करके इन सबको ही पढ़ेंगे नियरली, और इन सब के टाइम में जो जो मेन इवेंट हुए हैं वो सारे के सारे मेन इवेंट हम पढ़ेंगे। एक टाइमलाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 1773 और जब तक इंडिया आज़ाद हुआ 1947, कौन सा पर्सन किस पोस्ट पे था और उस पर्सन के टाइम पे कौन सा मेन इवेंट हुआ, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री को हम एक अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नाम है वॉरेन हास्टिंग का। अब वॉरेन हास्टिंग के बारे में 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। इनका टाइम पीरियड चाहे हम ना भी ध्यान रखें तो चलेगा, ठीक है। तो ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो पहला बना, और गवर्नर जनरल और गवर्नर ऑफ बंगाल लास्ट था। ही वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है फैक्ट। 1772 में गवर्नर बने और ये लास्ट गवर्नर थे बंगाल के।
देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने 1773 में। एक रेगुलेटिंग एक्ट आया जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं डिटेल में, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उस एक्ट के अकॉर्डिंग इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो यहीं पे 3 क्वेश्चन यहीं बन गए। हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? वारन हास्टिंग। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वारन हास्टिंग। ठीक है, और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग आई थी? ये तीसरा क्वेश्चन बन गया। तो वो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे, वारन हास्टिंग के टाइम पे इन्होंने ड्यूअल सिस्टम को अबोलिश किया था। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, हु अबोलिश्ड ड्यूअल सिस्टम? तो ड्यूअल सिस्टम को अबोलिश करने वाले थे वारन हास्टिंग। अब ये ड्यूअल सिस्टम स्टार्ट किसने किया था ये भी पूछा जा सकता है। ड्यूअल सिस्टम 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था। एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये आप लिख लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए अपने, कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी 1765 में। उसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल गए थे। दीवानी राइट, ये दीवानी राइट क्या थे? राइट टू कलेक्ट टैक्स, टैक्स कलेक्शन का राइट था। इससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेडर वर्क करती थी, वो ट्रेडिंग से पैसे कमाते थे। लेकिन इस ट्रीटी के बाद उन लोगों को एक इनकम का एक और सोर्स मिल गया, टैक्स कलेक्शन फ्रॉम द पीपल। तो टैक्स कलेक्शन करते थे दीवानी राइट के थ्रू। तो ये दीवानी राइट मिला था, याद रखना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद। तो ये ड्यूअल सिस्टम था क्या एग्जैक्टली, कि ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी राइट थे, राइट टू कलेक्ट टैक्स, और जितने भी दूसरे राइट थे और कोई भी राइट था वो सारे राइट्स किंग के पास होते थे। तो 2 सिस्टम चलने लगे थे। एक ही प्रोविंस में किंग के पास कुछ सर्टेन राइट होते थे और एक दीवानी राइट जो होता था वो ब्रिटिशर्स के पास होता था। इसी सिस्टम को ड्यूअल सिस्टम बोलते थे। और ये सिस्टम रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था 1765 में, और इसको एंड किया 1772 में वारन हास्टिंग ने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन आगे चलते हैं। उसके बाद वारन हास्टिंग ने एक और सिस्टम स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं इजरादारी सिस्टम। तो क्वेश्चन आता है, हु स्टार्टेड इजरादारी सिस्टम? तो इजरादारी सिस्टम ब्रिटिशर्स में वारन हास्टिंग ने स्टार्ट किया था, लेकिन एक्चुअल में ये इजरादारी सिस्टम मुगल्स ने स्टार्ट किया था, और मुगल्स में शाहजहां ने इसको स्टार्ट किया था। होता क्या था कि जो लैंड है, लैंड ऑक्शन किया जाता था लैंड को, और उस लैंड को ऑक्शन किया जाता था उस पर्सन को जो सबसे ज्यादा बिड लगाता था। हाईएस्ट बिडर पर्सन को लैंड दी जाती थी। उस लैंड पे वो कुछ भी कर सकता था, खेती कर सकता था या किसी को आगे फर्दर दे सकता था। तो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो हाईएस्ट बिडर को किया जाता था। ये सिस्टम था इजरादारी सिस्टम। तो इसको एक्चुअल में स्टार्टिंग में शाहजहां ने चलाया था। शाहजहां मुगल रूलर था, ठीक है। और इसको ब्रिटिशर्स में किसने चलाया था? तो 1772 में दोबारा से इसको इंट्रोड्यूस किया था वारन हास्टिंग ने। ये आपको ध्यान रखना है। देन वारन हास्टिंग ने क्या किया? बंगाल को नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर अपॉइंट किए। ये जो आज का डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कंसेप्ट है, ये यहीं से स्टार्ट हुआ था। इसने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर अपॉइंट कर दिए। देन इनके टाइम पे एक ऑफिशियल होता था नंद कुमार। तो ये नंद कुमार इंसिडेंस पूछा जाता है कि किसके टाइम पीरियड में हुआ था? तो ये भी वारन हास्टिंग के टाइम पीरियड में हुआ था। क्या था? ये एक इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल था जिसको फोर्जरी के एक पीटी ऑफेंस में फांसी दे दी गई थी। फोर्जरी मतलब चोरी, कुछ डॉक्यूमेंट्स का हेर फेर की थी, कुछ बदला किया था इसने, कुछ डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए थे, कॉपी कर लिए थे, ठीक है। तो इस पीटी ऑफेंस के लिए उसको फांसी दे दी गई थी। तो इसलिए ये इंसिडेंस काफी फोकस में आया था कि किसी को फोर्जरी के लिए फांसी कैसे दी जा सकती है। तो इसके लिए काफी बुराई हुई थी वारन हास्टिंग की, ठीक है। और बाद में चल के इनको इम्पीचमेंट तक का सामना करना पड़ गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये नंद कुमार का इंसिडेंस जो हुआ था वारन हास्टिंग के टाइम पे हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन उसके बाद इन्होंने और क्या किया? इन्होंने जितने भी हिंदू और मुस्लिम लॉ थे उनको पहले कोडिफाइड करवाया। पहले उनको संस्कृत में प्रिपेयर करवाया, देन उनको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया,
ठीक है। और फिर एक पर्सन थे, क्योंकि जो वार्न हास्टिंग थे उनको पर्शियन आती थी, ठीक है, वो लर्न पर्शियन पर्सन थे, उनको पर्शियन लैंग्वेज आती थी। बाद में इन्हीं सब लॉज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, कोड ऑफ हिंदू लॉज को, ठीक है, और वो ट्रांसलेट किया था एक पर्सन नेम हलहेड। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंग्लिश में किसको ट्रांसलेट किया था, हिंदू लॉज को किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, तो हलहद नाम के एक पर्सन ने इनको ट्रांसलेट किया था। और ये किस टाइम पीरियड में हुआ था, ये वार्न हास्टिंग के टाइम पीरियड में हुआ था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। देन एक चेत सिंह थे, बनारस के राजा, तो इनके साथ इनके काफी स्ट्रेन रिलेशनशिप थे। तो ये स्ट्रेन रिलेशनशिप होने की वजह से, और ये काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे बनारस के राजा, वार्न हास्टिंग को इम्पीच किया गया था। और उसमें एक रीजन ये भी था जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि उन्होंने नंद कुमार को हैंग कर दिया था, तो ये भी एक रीजन था। काफी सारे रीजन थे जिनके लिए उनको हैंग किया गया, तो उसमें से एक रीजन नंद कुमार का को जो हैंग किया गया था वो था। एक इनके रिलेशनशिप थे काफी चेत सिंह के साथ, महाराजा थे जो बनारस के, तो इसलिए इनको इम्पीच किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द ओनली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हु वाज इम्पीच्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो वो थे वार्न हास्टिंग। इनसे अलग ना ही तो किसी गवर्नर को, ना ही किसी गवर्नर जनरल को, और ना ही किसी वॉइसरॉय को कभी भी इम्पीच किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ही वाज द ओनली पर्सन टू बी इम्पीच्ड, ये आपको ध्यान रखना है। देन इनके टाइम पे एक और इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ। जेम्स ऑगस्ट हैके ने एक वीकली पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम उन्होंने रखा बंगाल गजट, और उनका दूसरा नाम था कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर, कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर। इस नाम से तो इसको नहीं आते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी लॉन्च, तो उसका नाम होता है बंगाल गजट। तो आपको याद रखना है ये वीकली था, और किसने इसको लॉन्च किया ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेम्स ऑगस्ट हैके 1780 में इसको लॉन्च किया गया था, और किसके टाइम पीरियड में, वार्न हास्टिंग के टाइम पीरियड में। देन एक और मेजर इवेंट इनके टाइम का था, बेगम ऑफ अवध जो थी वो, शी वाज ऑब्वियसली मदर ऑफ द नवाब ऑफ अवध। तो नवाब ऑफ अवध इन बेगम से कुछ पैसे चाह रहे थे, मनी चाह रहे थे, इनके पास कुछ पैसे थे। तो वार्न हास्टिंग ने क्या किया, अपने ट्रूप सेंड किए, और इनके पास जितना भी पैसा था बेगम ऑफ अवध के पास, वो सारा का सारा सीज कर लिया इनके बेटे के साथ मिलके। नवाब ऑफ अवध और वार्न हास्टिंग ने मिलके इन्होंने प्लान किया और ट्रूप भेजे, और जितना भी पैसा था बेगम ऑफ अवध के पास वो सारा का सारा सीज कर लिया। ये भी एक मेन चर्चा का विषय रहा था इनके टाइम पीरियड में, तो इसमें भी इनको काफी क्रिटिसाइज किया गया था कि ये एक गलत स्टेप था जो वार्न हास्टिंग ने उठाया। देन इन्हीं के टाइम में 1784 में विलियम्स जोन नाम के एक पर्सन ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, फाउंडेशन किया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछा गया है कि हु फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स, कौन से साल में, 1784। किसके गवर्नर जनरलशिप में, तो वार्न हास्टिंग के गवर्नर जनरलशिप में उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई थी। देन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया गीता को गवर्नर इन्हीं के टाइम पीरियड में, वार्न हास्टिंग के टाइम पीरियड में, और इसको ट्रांसलेट करने वाला था चार्ल्स विल्किंस। तो चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया ये पूछा जाता है, या ये पूछा जाता है कि गीता को किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो उसका आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस। और किसके टाइम पीरियड में, वार्न हास्टिंग के टाइम पीरियड में। इन्हीं के टाइम पे पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 का। इससे पहले एक और आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो पूछा जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 किसके टाइम पीरियड पे आया, तो वार्न हास्टिंग के टाइम पे। पिट्स इंडिया एक्ट किसके टाइम पे आया 1784 का, तो ये भी वार्न हास्टिंग के टाइम पे ही आया। देन इन्होंने कुछ जुडिशियल रिफॉर्म किए। जुडिशियल रिफॉर्म क्या किए, एक सिविल कोर्ट्स बनाई इन्होंने, और उन सिविल कोर्ट्स में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जो उन्होंने कलेक्टर बैठाए थे, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, हेयर डिवाइड किया बंगाल को डिस्ट्रिक्ट में और वहां पे कलेक्टर बैठाए। तो इन कलेक्टर्स के नीचे पे उन्होंने कुछ कोर्ट्स बना दी जिनका नाम रखा सिविल कोर्ट्स।
सिविल कोर्ट्स के ऊपर बैठाया कलेक्टर को, कलेक्टर फैसला करता था सिविल कोर्ट में। अब अगर किसी को प्रॉब्लम है और हायर अपील के लिए जाना है तो उसके लिए उन्होंने हायर बनाया सदर दीवानी अदालत। सिविल कोर्ट के ऊपर होती थी सदर दीवानी अदालत। सदर दीवानी अदालत में फैसला कौन सुनता था? तो गवर्नर खुद, गवर्नर और 2 जज, ठीक है, वो उसकी ही गवर्नर की ही काउंसिल में से लिए जाते थे, कोई भी 2 पर्सन उनको, ठीक है, 2 जज और गवर्नर सदर दीवानी अदालत में फैसला सुनते थे और ये सिविल कोर्ट से ऊपर होती थी। तो ये इन्होंने एक सिस्टम बनाया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल कोर्ट होगी, सिविल कोर्ट में जो एज ए जज बैठेगा वो डीसी होगा, ठीक है, और सिविल कोर्ट के ऊपर आपको अपील करनी है तो सदर दीवानी अदालत में आप जा सकते हो। सदर दीवानी अदालत में कौन बैठेगा? गवर्नर बैठेगा और उसके साथ 2 जज और होंगे फैसला सुनाने के लिए। देन सिमिलरली इन्होंने क्रिमिनल कोर्ट्स बनाई डिस्ट्रिक्ट्स में और क्रिमिनल कोर्ट्स के ऊपर बैठाया इंडियन जज को। सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था, क्रिमिनल कोर्ट्स में इंडियन जज होते थे। अब अगर क्रिमिनल कोर्ट में किसी को ऊपर अपील के लिए जाना है फर्दर तो होती थी सदर निजामत अदालत, और इन सदर निजामत अदालत में भी इंडियन जज होते थे, ठीक है। तो ये इन्होंने एक सिस्टम बनाया, ठीक है। तो ये इनके जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं मेन जो वारन हास्टिंग ने की। देन इन्होंने एक बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एस्टैब्लिश किया कलकत्ता में अपने टाइम पीरियड पे। तो ये भी पूछा जाता है विच गवर्नर जनरल एस्टैब्लिश बोर्ड ऑफ रिवेन्यू? तो वारन हास्टिंग। कहाँ पे? कलकत्ता में। पहले जो इंग्लिश की ट्रेजरी होती थी, अंग्रेजों की ट्रेजरी होती थी, वो मुर्शिदाबाद होती थी। तो मुर्शिदाबाद होती थी, मुर्शिदाबाद से उसको कलकत्ता मूव किया और ये भी किसने किया? वारन हास्टिंग ने। उन्होंने ये आदेश दिए कि ट्रेजरी को मूव किया जाए मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। देन एक दस्तक सिस्टम होता था। ये दस्तक सिस्टम पे ये पूछा जाता है कि ये किसने दिया था? तो ये एक मुगल एम्परर थे फारूक सियार, इन्होंने ये दस्तक सिस्टम दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होता क्या था? ये फ्री पास सिस्टम था एक, जिसको कौन प्रोवाइड करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास राइट होता था प्रोवाइड करने का। तो इस फ्री पास सिस्टम को या इस दस्तक सिस्टम को अबोलिश किया था वारन हास्टिंग ने। ये पूछा जाता है हु अबोलिश दस्तक सिस्टम? वारन हास्टिंग। हु गिव परमिशन फॉर दस्तक सिस्टम? तो वो होता है फारूक सियार, मुगल एम्परर थे ये। और वारन हास्टिंग ने क्या किया? इन्होंने ऑल ओवर द इंडिया एक जहां पे भी ब्रिटिश की टेरिटरीज थी वहां पे एक यूनिफॉर्म टैरिफ लगाया। जो सामान पे टैरिफ लगता था, एक तरह का जो टैक्स लगता था, वो यूनिफॉर्म किया इन्होंने 2.5%। इंडियन और नॉन इंडियन गुड्स, कोई कैसा भी गुड्स हो उस पर जो टैरिफ लगता था उसको यूनिफॉर्म करने का काम इन्होंने किया था। ये इनका एक एप्रिसिएटिव स्टेप माना जाता था कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि इंडियन और नॉन इंडियन गुड्स पे सेम टैरिफ लगा दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे इवेंट जो हमने पढ़े हैं ये वारन हास्टिंग के टाइम पे हुए थे। अब वारन हास्टिंग की जो पॉलिसी थी वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है कि वो ब्रिटिश एम्पायर को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर को एक्सपेंशन करना चाहते थे, इंडिया में फैलाना चाहते थे अलग अलग जगह पे। तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया? तो पहला स्टेप जो उन्होंने उठाया तो वो था रोहिला वार। रोहिला वार में उन्होंने क्या किया? एक रीजन है रोहिला खंड, उसको एनेक्स कर लिया और ब्रिटिशर्स के अंडर ले लिया था। तो ये इन्होंने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में पहला स्टेप था कि इन्होंने रोहिला वॉर लड़ा, ठीक है, और एनेक्सेशन कर लिया था रोहिलखंड का। तो पूछ लिया जाए एनेक्सेशन ऑफ रोहिलखंड कौन से गवर्नर जनरल ने किया था? तो वो थे वारन हेस्टिंग, और इसको रोहिला वॉर के नाम से भी जानते हैं। देन इनके ही टाइम पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुए। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था देयर वर 3 एंग्लो मराठा वॉर। 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए थे। तो जो पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो वारन हास्टिंग के टाइम पे हुआ था। उसमें 3 हमें एक तो टाइम पीरियड याद रखना है कि कौन से टाइम पीरियड में हुआ एंग्लो मराठा वॉर। दूसरा ये याद रखना है कौन गवर्नर जनरल था। तीसरा याद रखना है कि उस वॉर के टाइम पे 3 ट्रीटी हुई थी मेन। पहली थी ट्रीटी ऑफ सूरत। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ट्रीटी ऑफ सूरत वाज द पार्ट ऑफ विच बैटल? तो ये थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फिर पूछा जाता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ये भी ब्रिटिशर्स ने की थी नाना फडणवीस के साथ,
ट्रीटी ऑफ सूरत ब्रिटिशर्स ने की थी रघुनाथ राव के साथ। तो ये पूछा जाता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है कौन से साल में हुई थी और कौन से बैटल का पार्ट थी। तो अगेन ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का पार्ट थी, आपको ये याद रखना है। किसकी गवर्नर जनरलशिप में हुई थी, वॉरेन हॉस्टिंग की। और तीसरी ट्रीटी, जिस ट्रीटी के बाद फर्स्ट मराठा वॉर एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो गया था, वो थी ट्रीटी ऑफ सालबाई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ईयर भी इंपॉर्टेंट है और ट्रीटी ऑफ सालबाई भी इंपॉर्टेंट है, किस ईयर में हुई थी। ये एक तरह की 20 साल की पीस ट्रीटी थी जो ब्रिटिशर्स और मराठों के बीच में हुई थी, कि ना तो हम आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपके बीच किसी काम के बीच में टांग अड़ाएंगे, ना आप हमारे किसी भी काम के बीच में टांग अड़ाओगे। ये सिंपल इनकी पीस ट्रीटी थी। तो पूछा जाता है कि पीस ट्रीटी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मराठा वाज, तो आपके ऑप्शन में होगा, तो आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है ट्रीटी ऑफ सालाबाई। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ सालाबाई किन किन के बीच में हुई थी या कौन से ईयर में हुई थी। इससे ज्यादा हमें एंग्लो मराठा वॉर में डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देन सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, हमने पढ़े थे कि 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे। तो जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, पूछा जाए उसमें गवर्नर जनरल कौन था, तो अगेन वॉरेन हास्टिंग गवर्नर जनरल था। कब हुआ था, ये ईयर याद रखना है हमें, ठीक है। किन किन के बीच में हुआ, तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर का ईयर पूछा जा सकता है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किसके साथ हुई थी, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। हैदर अली मर गया था। हैदर अली जो था वो टीपू सुल्तान के फादर थे, वो उनकी डेथ हो गई थी सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में। ये भी क्वेश्चन बनता है कि हैदर अली कौन से वॉर में मरा था, तो वो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में मरा था, ठीक है। तो उसके बाद कमान ले ली थी उसके बेटे टीपू सुल्तान ने, और टीपू सुल्तान ने युद्ध को समाप्त करने के लिए, वॉर को खत्म करने के लिए एक ट्रीटी की थी इनके साथ, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ये की थी 1783 में, ठीक है। तो ये सारे के सारे इवेंट हमने पढ़े हैं जो वॉरेन हास्टिंग के टाइम पे हुए थे। ये सारे के सारे इवेंट आपको याद रखने हैं। इन पे सब पे क्वेश्चन एग्जाम में कभी ना कभी किसी न किसी फैक्ट पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये लेक्चर यहीं तक है। इसे नेक्स्ट में हम नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो आएंगे उनके टाइम पीरियड में कौन से मेन इवेंट हुए वो पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें पूछ सकते हैं, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा, इस लेक्चर का लेक्चर नंबर सीरीज का लेक्चर 3rd, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो